नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू केरेसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले बात करनी है यहाँ पे इंडियन फुटबॉल फैंस के दिमाग में, जब भी हमारी नेशनल टीम का कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता और रिसेंट पास में जो परफॉर्मेंस आया है उससे दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई इंडिया के पास ऐसे टेक्निकली ऐसे स्किलफुल वाले प्लेयर्स क्यों प्रोड्यूस नहीं होते। तो उन सबका हमको पता है कि हमने ग्रास रूट के ऊपर काफ़ी सारी बातें की है, हमने यूथ स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी सारी बातें की है, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट और यहाँ पे रोल प्ले करता है वो है हमारी स्टेट लीग्स। यहाँ गाइज यहाँ पे रेडिट पे एक पेज है इंडियन फुटबॉल, उन्होंने एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन निकाली है यहाँ पे कि जितने भी स्टेट एफएस है यहाँ पे हम सबको पता है कि एएफएफ के साथ 36 यहाँ पे मेंबर एसोसिएशन है, उनकी यहाँ पे लिस्ट निकाली है और उन कौन कौन से ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्टेट लीग ऑर्गेनाइज की जाती है, कौन कौन से ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे बिल्कुल लीग नहीं होती। तो यहाँ पे शॉकिंग स्टेट के नाम निकल के आ रहे हैं, जिसमें इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट भाई यूपी, वहाँ पे बिल्कुल स्टेट लीग नहीं होती और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई यूपी से हमें टैलेंट मिलेगा। कैसे मिलेगा भाई? वहाँ के क्लब को मौका ही नहीं मिल रहा कि वो कॉम्पिटिटिव फुटबॉल खेले और उनको क्या बोलते कि रिप्रेजेंट कर पाए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि उसके बाद दूसरा स्टेट है यहाँ पे बिहार, जो कि भी पॉपुलेशन वाइज वेरी बिग स्टेट। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, त्रिपुरा, नागालैंड, यहाँ पे भाई लीग ही नहीं हो रही है। देयर इज अ नो लीग देयर। दैट्स अ शॉकिंग न्यूज़ एंड आई थिंक एएफएफ को इसके ऊपर देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो विजन 2047 है उसको हम 50% भी अगर हमारे उनके ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, देन आपका ग्रास रूट, यूथ लीग एंड आपकी जो स्टेट लीग है वो प्रॉपर तरीके से होनी ही पड़ेगी। काफ़ी सारे स्टेट ऐसे भी है कि जहाँ पे स्टेट लीग होती ज़रूर है, लेकिन वो यहाँ पे एक दो सिटी के अराउंड होती है। जैसे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है कि जहाँ पे मुंबई के अराउंड के जो क्लब है उनको ही मौका मिलता है, कोल्हापुर, नागपुर के जो एरिया है वहाँ के क्लब्स को इतना ज़्यादा रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो वो सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सिटी बेस्ड लीग हो गई। और काफ़ी सारे ऐसे भी लीग्स है कि जहाँ पे सिर्फ वो एक दो महीने की है, तो वो लीग नहीं है, वो कॉम्पिटिशन, कप कॉम्पिटिशन ही आप बोल सकते हो, क्योंकि लीग तो आपका पूरा साल चलना चाहिए। जैसे सीएफएल है, सीएफएल अब 2 महीने में खत्म हो गई। अब उनके जो प्लेयर है, जो लोकल वहाँ के एकेडमिक्स क्लब है, उनको भी छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलते रहेंगे, लेकिन एक जो प्रॉपर आपको लीग चाहिए जो पूरे साल, जैसे आपका आप हम फोकस करते हैं आईएसएल, आई लीग, यहाँ पे क्या बोलते हैं नेशनल टीम के ऊपर, लेकिन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो हमारा जो ये बाकी के जो हमारे क्या बोलते हैं कि स्ट्रक्चर है क्लब कंपटीशन के, उसके ऊपर भी होना चाहिए। क्योंकि आपने जो 2047 का जो विजन है उसमें 9 टियर स्ट्रक्चर आपने क्या बोलते हैं ड्रीम किया है, और उसमें आपने फोकस कर रहे हो ऊपर के 3 के ऊपर ही, आपका ग्रास रूट, यूथ स्ट्रक्चर एंड जो आपका स्टेट लीग, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी प्लेयर के डेवलपमेंट के हिसाब से। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे आई लीग, आईएसएल या फिर नेशनल टीम में जब प्लेयर आता है तो हम बोलते हैं कि भाई ये पास नहीं कर पा रहा है, पोजिशनिंग नहीं कर पा रहा है, ऐसे शॉट नहीं ले पा रहा है। कैसे ले पाएगा? वो यहाँ पे ग्रास रूट लेवल से ही इस तरह की फुटबॉल खेल के आ रहा है कि जहाँ पे उसको उतनी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव या फिर एक प्रॉपर तरीके से जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। अभी इस सीजन आप देखिए कि हमारे काफ़ी सारे प्लेयर इंजर्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने भाई कभी अपने करियर में इतना डे इन डे आउट यहाँ पे मैचेस ही नहीं खेले। जब आपकी प्रॉपर तरीके से स्टेट लीग होती है तब आप यहाँ पे यंगर एज पे आप यूज्ड टू होते हो कि भाई आप पूरे साल फुटबॉल खेलने के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एएफएफ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज हम सबको पता है कि हम चाहे 2047 का विजन बना ले या फिर 3047 का बना ले, कुछ होने वाला नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ इंडियन फुटबॉल एंड इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा एएफएफ को किसी भी तरीके से। नो डाउट स्टेट एफए से काम निकलवाना और वो सारी चीज़ें करना वो मुश्किल है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट एफए की जो ग्रोसरी स्टोर से चलते हैं, तो ऐसे भी स्टेट एफएस है, लेकिन इनके सामने आपको हार्श यहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। चाहे वोटिंग का मामला है, पता है, क्योंकि आपको उसके सामने ही वोट मांगने जाना है अगर आपको फिर से प्रेसिडेंट बनना है। लेकिन इस एएफएफ से थोड़ा सा हमें उम्मीदें है। सो लेट होप सो इसके बारे में कुछ हो, अदरवाइज आई थिंक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद बात करने है गाइज यहाँ पे इंडियन वुमेन्स टीम की, नेशनल टीम की, उनकी यहाँ पे स्क्वाड अनाउंसमेंट थॉमस लेनेवरी साहब ने 22 मेंबर की कर दी है फॉर दी ओलंपिक क्वालिफायर्स राउंड 2, जिसका हम 26 अक्टूबर को पहला मैच जापान के सामने खेलने वाले हैं। टफ मैच होने वाला है एंड उसके बाद वियतनाम एंड उसके बाद उज्बेकिस्तान के सामने मैच खेल रहे हैं। अगर स्क्वाड की बात करें तो यहाँ पे एक सरप्राइजिंग एक्सक्लूजन है, वो है यहाँ पे ज्योति चौहान का, जो डायनामो ज़ाग्रेब में खेल रही है। शायद उनको रिलीज नहीं किया, क्या नहीं किया पता नहीं, लेकिन उनको यहाँ पे ड्रॉप आउट किया गया है। मनीषा कल्याण जुड़ रही है, सो दैट्स अ बिग बूस्ट, क्योंकि आपको जापान जो कि अभी एशिया में नंबर 8 पे है, तो उनको टेक ऑन करना है, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए ही चाहिए। एंड उसके अलावा यहाँ पे वियतनाम भी हमसे आगे है, रैंकिंग में 34 है इन फीफा रैंकिंग। उज्बेकिस्तान इज इन 50, हम यहाँ पे अभी करंटली 60 के अराउंड घूम रहे हैं। सो इंडिया को यहाँ पे कैसे भी करके सेकंड पे फिनिश करना पड़ेगा अगर उनको राउंड 3 में जाना है तो। सो लेट्स सी किस तरह से हमारी वुमेन्स टीम यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रही है। अभी वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में ट्रेनिंग ले रही है एंड कल या परसों यहाँ पे वो उज्बेकिस्तान के लिए यहाँ पे रवाना होगी। उसके बाद बात करते हैं भाई कल हुए यहाँ पे आईएसएल के कुछ धमाकेदार मुकाबले के बारे में। तो पहला मुकाबला भाई ईस्ट बंगाल वर्सेस एफसी गोवा का, भाई जबरदस्त मुकाबला हमें देखने को मिला। एंड व्हाट अ प्लेयर भाई नोरेम महेश सिंह,
क्या बंदा है भाई। आई थिंक दिस इज द एक्साइटिंग टैलेंट। मेरे को लगता है कि जो हम बात करते हैं कि अभी करंट इंडियन फुटबॉल में कुछ ऐसे टैलेंट जो पार्थिव गोगोई की बात होती है, लेकिन नोरेम महेश ने भाई जिस तरह से यहाँ पे लास्ट सीजन से एक उनका क्या बोलते हैं कि एक जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, आई थिंक ही इज एब्सोल्यूट बेस्ट। मतलब प्लेयर ट्रीट टू प्लेयर वॉच आउट। आई थिंक जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आती है एंड ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी एंड क्रूशियल लीड यहाँ पे ईस्ट बंगाल को दिलाई थी 1-0 की। लेकिन सेकंड हाफ में जो 73 से 75 मिनट का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे भाई ईस्ट बंगाल पूरी स्विच ऑफ हो गई एंड वहाँ पे भाई एफसी गोवा ने भाई धमाकेदार तरीके से कमबैक किया और क्या बोलते कि संदेश जिंगान ने अपने आईएसएल करियर का पहला गोल जिया गाइस 131 गेम्स में संदेश जिंगान ने वो ब्यूटीफुल हेडर मार के यहाँ पे एफसी गोवा को इक्वलाइजर दिलाया एंड उसके तुरंत बाद भाई विक्टर रॉड्रिगेज ने भाई क्या फिनिश किया। तो वहाँ पे भाई पूरा ईस्ट बंगाल का जो डिफेंस है वो स्विच ऑफ हो गया था एंड उन्होंने 3 मिनट में 2 गोल खा लिए एंड यहाँ पे मैच को 2-1 से हार गए। तो कार्लोस कुदरात काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द मैच में वो यहाँ पे क्या बोलते कि एफसी गोवा के सामने टक्कर दे रहे थे, उनके चांसेस बन रहे थे। ऐसा नहीं था, नो डाउट डोमिनेंस थोड़ा सा ज़्यादा बोलेंगे कि एफसी गोवा का था या फिर शॉट्स उन्होंने ज़्यादा लिए, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन यहाँ पे ईस्ट बंगाल के भी उनके मोमेंट उनको मिले थे, दे हैड देयर मोमेंट्स, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं कर पाए सिवाय कि वो एकमात्र गोल जो यहाँ पे नोरेम महेश ने स्कोर किया। सो अनफॉर्चुनेटली 2-1 से वो ये मैच हार गए हैं। उसके बाद दूसरा मैच भी भाई धमाकेदार तरीके से मैच हुआ एंड वहाँ पे भाई केरला ब्लास्टर वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड 1-1 एंड व्हाट अ मैच भाई। आई थिंक केरला ब्लास्टर के लिए जो सबसे बड़ा बूस्ट है कि यहाँ पे आपकी सेकंड स्ट्रेंज डिफेंस लाइन खेल रही थी, हॉर्मीपाम प्रीतम, संदीप सिंह एंड नौचा, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस आई थिंक उन्होंने मेरे हिसाब से दी है। आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव लगे मेरे को, पर्टिकुलरली नौचा जिस तरह से उन्होंने शॉट भी लिया एंड यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो भाई फाइनली नेस्टर एल्बियाच ने भाई अपना आईएसएल का गोल मार दिया एंड ब्यूटीफुल गोल भाई। स्पेन यार्ड ने भाई बॉक्स के अंदर अपनी मूवमेंट करते हुए जिस तरह से फिनिश किया है, धमाकेदार तरीके से फिनिश करके 12th मिनट में ही भाई यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट को 1-0 की लीड दिला दी थी। लेकिन सेकंड हाफ में स्टार्ट में ही यहाँ पे सेट पीसेस से यहाँ पे क्या बोलते कि दानिश फारूक ने ज़बरदस्त हेडर मार के यहाँ पे केरला ब्लास्टर को वापसी करा दी। नो डाउट ज़्यादा चांसेस थ्रू आउट दी मैच केरला ब्लास्टर ने क्या बोलते क्रिएट किए एंड केरला ब्लास्टर ने नॉर्थ ईस्ट के सामने अपने होम पे अनबिटन जो रन है उसको कंटिन्यू किया है। एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी उनके लिए कि जो पेमे पेपरे को जो पेनल्टी नहीं दी गई, आई थिंक दैट्स रेफरीज क्या बोलते कि रॉन्ग डिसीजन, देयर शुड बी ए पेनल्टी, लेकिन उसको नहीं दिया गया। तो केरला ब्लास्टर ने यहाँ पे 1 पॉइंट क्या बोलते कि अचीव कर लिया इस मैच से एंड उसके अलावा यहाँ पे जो उनके असिस्टेंट कोच है फ्रैंक डोरेन, उनको यहाँ पे भाई सस्पेंडेड हो चुका है नेक्स्ट मैच के लिए, लेकिन उनके जो मेन कोच इवान वुकोमानोविच उनकी भाई वापसी हो रही है। सो दैट्स दी बिग न्यूज एंड बिग बूस्ट फॉर केरला ब्लास्टर। आई थिंक प्लेयरों के लिए भी एक उनके कोच का आई थिंक एक काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सो लेट्स सी इवान वुकोमानोविच यहाँ पे ओडिशा एफसी के सामने जो नेक्स्ट मैच है केरला ब्लास्टर का उसमें कैसा टैक्टिक्स के साथ आते हैं, दैट विल बी ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी। एंड उसके बाद बात करते हुए आज के मैच के बारे में, तो आज भी भाई जमशेदपुर एफसी इज टेकिंग ऑन अगेंस्ट पंजाब एफसी, दैट विल बी इंटरेस्टिंग मैच एंड पंजाब एफसी अपना पहला आईएसएल विन यहाँ पे देखने क्या बोलते कि लुकआउट करने जा रही है एंड जमशेदपुर के स्टेडियम में मैच है। ऑलरेडी 20,000 टिकट आर सोल्ड आउट। सो आई थिंक एटमोस्फेयर क्रेजी होगा। फर्स्ट मैच भी जो यहाँ पे होम पे खेला था उन्होंने हैदराबाद के सामने जमशेदपुर ने, वहाँ पे भी क्राउड काफ़ी ज़्यादा आया था। तो आई थिंक एक एक्साइटिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। एल्सिन्यो जो उनके डिफेंडर है आई थिंक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। निखिल बालरा इज ऑल्सो लुकिंग रियली इंप्रेसिव फॉर जमशेदपुर। अगर हम पंजाब एफसी की बात करें तो उनके फ्रंट लाइन में लुका मैजेंसन यहाँ पे एंड जॉन मेरा को यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकालनी पड़ेगी। सो लेट्स सी, मेरा प्रेडिक्शन इस मैच के लिए रहेगा 1-1 ड्रॉ। लेट मी नो गाइस, कल के मेरे दोनों प्रेडिक्शन सही हुए हैं गाइस, ईस्ट बंगाल एफसी गोवा एंड केरला ब्लास्टर एंड नॉर्थ ईस्ट वाला। तो लेट मी नो गाइस योर प्रेडिक्शन इन दी कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।